आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इस शब्द का आशय है कि जो भू पर आकृतियां, पहले तो ये समझा जाए कि भू पर आकृतियां कौन कौन सी हैं। बताइए, भू पर कौन कौन सी आकृतियां होती हैं? सर माउंटेन। हम्म। हम्म। पर्वत, पठार, झील, तालाब, नदी, मरुस्थल, है ना, पठार। तो ये सब क्या है? आकृतियां हैं। समय से चीजें बनती हैं और समय के साथ समाप्त होती हैं। जहां आप लोग बैठे हैं, गंगा का मैदानी क्षेत्र, है ना, गंगा नदी यहां से बहती, बहुत समय से बह रही। जब हिमालय बना तो उसके बाद चल चल रही, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो पर्वत है ना, पहले क्या स्थिति थी ये देख लो। और जहां आप लोग बैठे हैं वहां 6 किलोमीटर का गहरा गड्ढा था। कितना कहे किलोमीटर? 6 किलोमीटर। यानी आप बैठे हो यहां, और असली जमीन कहाँ है? यहां 6 किलोमीटर गहराई में। और नदियों ने क्या किया? गंगा, उसकी सहायक नदी, अभी हम केवल गंगा के मैदानी भाग की बात कर रहे हैं। तो गंगा एवं उसकी सहायक नदियों ने इसको पूरा भर भर के, है ना, कितना सेडिमेंटेशन किया इसमें। धीरे धीरे सेडिमेंटेशन करते 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 इसको भर दिया यहां तक जहां भी है ना। अब ये हो गया क्या? मैदान। क्या अभी ये और ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा? क्यों भाई? अरे कुछ बोला करो, बुद्धि लगाओगे तो आईएएस बनोगे। गूंगा बहिरा करा बैठे रहोगे, है ना, तो आईएएस नहीं बनोगे। पिंकी मैम भी कह रही थी कि बच्चों से पूछा जाता है, जवाब नहीं देते, है ना। तो जब तक अपनी बुद्धि नहीं खोलोगे, है ना, 10 साल तैयारी कर लो, आईएएस नहीं बनोगे। 10 साल बुद्धि खोलोगे तो साल भर भी पर्याप्त होता है। साल भर नहीं, 3 4 साल लगता है, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है। खाना पूर्ति में सिलेबस कंप्लीट होता है, समझ नहीं बन पाती। कोचिंग सेंटर अपना भार उतार देते हैं कि हमने देखो 30 क्लास में खत्म कर दिया, हमारा काम खत्म, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है ना। क्योंकि वो टीचरों को जितना ज्यादा क्लास उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। वो चला रहा है धंधा, उन्हें मतलब नहीं, उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ ये नहीं सीन है। यहाँ तुम या तो सिलेक्शन लेके जाओगे या तो भाग जाओगे। सिंपल है। समझ बनाओ, समझ, समझ पैदा करो, बुद्धि विवेक पैदा करो। हम तुम्हें खुद से वो बनाना चाहते हैं, है ना, एक बुद्धिमान जीव, एक थिंकर, कि तुम अपनी आइडियोलॉजी दे सको दुनिया को। घिसी पिटी पुराना लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना कुछ देने पाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि खोलनी पड़ेगी। हाँ, वो दूसरों से सीख के ही आती है, लेकिन पूरा निचोड़ उसका निकालो। गूंगा बहिरा की तरह बैठे रहो, है ना, कोई फायदा है इससे? नहीं। चेष्टा। विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या बताए गए थे? क्या लक्षण बताए गए हैं विद्यार्थियों के? पूजा, अभी 5 ही बच्चे ज्वाइन किए हैं।
यही चीजें हैं, है ना। पढ़ना है नहीं, क्लासेस जो पड़ी हुई हैं वो भी नहीं सुनना, उसमें फेल हो जाना, आगे सब डाल दो, है ना। तो वो कूड़े ढेर ही है, पहले जितना है उतना तुम कर नहीं पा रहे हो, इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्लासेस। पहले जितना है उसका हमें पास होके दिखाओ, है ना। जहां तक है वो तो कर नहीं पा रहे हो, 4 क्लास की समझ नहीं बन पाई है। ये बड़ी विडंबना है, पढ़ना नहीं चाहते ढंग से। कहाँ से बुद्धि खुलेगी। कितना अच्छा ब्रह्मा पढ़ा दें, जब खुद की चेष्टा नहीं होगी तो कुछ नहीं जान पाओगे। जितना सरल तरीके से, डिटेल्ड तरीके से पढ़ाया जा रहा है, पूरे इंडिया में किसी भी कोचिंग को मैं चैलेंज करता हूं, है ना। किसी भी कोचिंग को, वाजीराम रवि, ठीक है, कहीं चले जाओ और जाके देखो, है ना, समझ में आएगा। तो सिंसियरली पढ़ो, आराम से पढ़ो, जितना पढ़ो सॉलिड पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो। एक लेक्चर ढंग से समझने में कम से कम 6 दिन लग सकता है, लेकिन 6 दिन लगा दो, उस लेक्चर को समझ लोगे तो अगला लेक्चर समझने में तुम्हें केवल 2 दिन लगेगा, और उसे समझ लोगे तो फिर ऐसे समय कम होता जाएगा। लेकिन तुम्हें पहला लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, पहला लेक्चर, जो उसमें समझाया गया हो उसको ढंग से समझो। और तुम लोगों को पहला लेक्चर में पूछ लूं, शर्त लगा रहा हूं, फर्स्ट लेक्चर ध्यान नहीं होगा, उसका केवल एक लेक्चर का टेस्ट रख दूं, फेल हो जाओगे। ये किसकी नाकामयाबी है। पहले समझ बना के तो पढ़ो, गूंगा बहिरा बन के पढ़ोगे। अरे, हम तो कहते हैं गलत बताओ पर चेष्टा तो करो। सर जी सुन भी रहे हैं बट बोलना भी है। जब पूछा जाएगा तब बोलना है, फर्जी नहीं बोलना है। जब कुछ पूछा जाए तब बताना, मुंह सिए नहीं बैठना। जी सर। हाँ, बताओ विद्यार्थी के 5 लक्षण, नीतू। एगो बोलते हैं टक्को ध्यानम। हाँ, कको ध्यानम। जी सर। कको क्या होता है। मतलब कि बगुला की तरह सर, जैसे बगुला को भूख लगता है और जब तक मछली नहीं खा लेता है तब तक उसका नजर मछली पे ही रहता है। उसी प्रकार से सर विद्यार्थी को अगर जिस लक्ष्य के लिए वो पढ़ाई कर रहा है, और वो जब तक नहीं उसको नींद आना चाहिए, उसका चैन आना चाहिए, तब तक कि वो कामयाबी की ओर शिखर ना पहुंचा सके। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा थैव चा, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा, है ना। जिस काग चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, वो अपने शिकार पर पूरा चेष्टा करता है, हर प्रयास पूरा ताकत झोंक देता है उसे उठाने के लिए। जिस और बकुला जैसे एक टांग पे खड़ा होकर के पूरा ध्यान लगाता है, एकदम पानी में जैसे मछली गुजरती कट से उसको पकड़ लेता है। बकुले की तरह ध्यान क्लास में होना चाहिए, है ना। और जो बताया जा रहा है उसको जानने की चेष्टा होनी चाहिए, ऐसे मरे मरे बैठे, है ना, ऐसे मरे हुए बैठे हैं। अपर्दन, अच्छा, निक्षेपण, अच्छा, हाँ, हो। फिर जो बीच में बुलाया जाता है, क्या हो रहा है ना, ये तुम लोगों की हालत। और ध्यान तो है ही नहीं। ध्यान, क्लास में बैठे हैं, ध्यान लगा हुआ है कि अभी क्या करना है, कल क्या किए थे, परसों क्या करना है ना। स्वान निद्रा, सो गए तो सो ही गए 12 घंटा के लिए, है ना। अल्पाहारी, खूब खाओगे तो नींद बहुत ज्यादा आएगी, है ना। और गृह त्यागी, गृह त्यागी का मतलब था कि पहले थे, अभी गृह त्यागी की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन दुनिया आ गई है। पहले क्या था कि लोग जब जाते थे कोचिंगों में पढ़ने तो कुछ दिन में उनको मम्मी की याद आने लगती थी, पहले आती मम्मी की याद, है ना। जब कहीं दूर जाते हैं पढ़ने के लिए, पहले जाना पड़ता था, अब तो कोरोना ने दुनिया बदल दी, अब नया युग चल रहा।
तो बहुत तेज याद आती थी, पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। कभी पापा की याद आती थी, जो पापा बहुत डांटते रहते थे, है ना, अब उनकी याद आती है ना। मम्मी की याद आती कि मम्मी के हाथ की बनी रोटियां याद आती हैं। बहन से झगड़ा करते थे, बहन याद आती है ना। अब आदमी पढ़ने बैठा है तो उसको सबकी यादें आ रही। क्लास में मन ही नहीं लग रहा है और टीचर रखता था डंडा और बहुत पीटता था, है ना। मन न लगे तो कुटाई होती थी अलग। तो जो कुटाई होती थी तो और ज्यादा याद आती थी, है ना, घर की। तो लोग भाग आते थे, गुरुकुलों से छोड़ करके भाग आते थे। बहुत कम ही लोग थे जो पूरा कोर्स पढ़ पाते थे। बाकी सब भाग आते थे घर छोड़ करके अपना, है ना। तो गृह त्यागी जो होता था, सिर्फ वही पूरा पढ़ पाता था, बाकी सब भाग जाते थे, है ना। हैंड रेस कहाँ से हो गया है हमारा? हमारा हमारा ही हैंड रेस कैसे होता है? लोअर। हाँ ठीक, समझे ना भाई। तो अभी गृह त्याग की जरूरत नहीं है, नया युग है ना। लेकिन ये बाकी के जो है चार लक्षण तो उतार लो। कार चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहार, ये चार लक्षण उतार लो। पसेरी भर चावल खाओगे नींद बहुत आएगा, पढ़ने में मन लगेगा नहीं, है ना। विद्यार्थी बनने के लिए विद्यार्थी के लक्षणों को भी उतारना पड़ेगा, ऐसे ही तो विद्यार्थी नहीं बन जाओगे, है ना। और जैसे श्लोक है, ये बहुत कम खाता क्यों श्लोक, तोता भी कम है। लेकिन दो चीज नहीं है, काक चेष्टा बको ध्यानम, दो चीज और बढ़ा लो ऐसे ही, है ना। नीतू तो खाती ही नहीं है लगता है। खाते हैं सर। हम्म, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक, है ना, एक लक्षण से काम नहीं चलेगा, बाकी के तीन लक्षण और उतारो, तब बनोगी विद्यार्थी। काग चेष्टा बको ध्यान, ये बहुत जरूरी है। फिर तुम 12 घंटे सोते भी तब भी चल जाएगा। शुरुआत के दो लक्षण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 1.5-2 घंटा में इतना पढ़ लेते हैं कि जो पोथी लेकर के 12 घंटे पढ़ते हैं उनसे ज्यादा वो पढ़ लेते हैं, फिर बढ़िया आराम से सो लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो जब पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, तब उनके दिमाग में खेलना कूदना प्रपंच, कि उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे वो कहा, मैं इससे बदला लूंगा, मैं इसको ये कर दूंगी, है ना, ये सब नहीं चलता। जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, और जब खेलेंगे तो सिर्फ खेलेंगे, जब पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर में डूब जाएंगे, तब फिर पढ़ाई का ध्यान नहीं आना चाहिए। तब तुम कुछ कर पाओगे, जब तुम जो कर रहे हो उस समय वही करो। अभी जैसे क्लास में बैठे हो, है ना, तुम्हारा मन इधर उधर भटका तो तुम विद्यार्थी वहीं नहीं रहे। और यही कारण है तुम लोग ऐसा करते हो, कि इसी कारण से आज तक तुम लोग इतना क्लास हुई, है ना, पहली क्लास की रिकॉर्डिंग भी तुमसे पूछी जाए तो तुमको बुद्धि में नहीं आएगा, अधिकतर बच्चों को, है ना। तो भैया जो है, खाना पूर्ति मत करो अपने साथ ना इंसाफी, अपने साथ ना इंसाफी करो। जितना पढ़ो कम पढ़ो लेकिन एकदम सॉलिड पढ़ो, तब तो कुछ बात बनेगी, समझे ना। ऐसे परपंच करने आना हो, पहले जितना पढ़ सको उतना सॉलिड पढ़ के दिखाओ, टेस्ट में पास होके दिखाओ, एकदम गधों छाप नंबर आता है ना। तुमको भी शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, इतना खराब नंबर लाने पर। कसम खाओ अपने से कि अब की बार नहीं लाएंगे, लेकिन वो भी नहीं होता है। कौन खाए कसम, है ना। अपने से सब आना चाहिए, आग लगनी चाहिए, आग, फेल होने के बाद, कि अब की मुझे कोई फेल नहीं कर सकता। जब तक ये भावना ना आए तो समझ लो कि विद्यार्थी नहीं होगी। ठीक है।
चलिए, तो यहां पर क्या है, गंगा जी ने पूरा सेडिमेंटेशन से भर लिया। अब ये और अधिक ज्यादा ऊंचा नहीं उठ सकता। क्यों? क्योंकि ये हो गया है प्लेन। अब यहां पर सेडिमेंटेशन होगा, लेकिन बहुत ज्यादा, जैसे 6 किलोमीटर भर गया, अब ये कुछ फुट, एक छोटा अवसादन से बना हुआ पठार बन सकता है ना। किंतु ये कह दो कि ये 2-4 किलोमीटर और फूल जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, है ना। और एक ऊंचे उठने की लिमिट होती है ना। उसके ऊपर भी नहीं उठ पाएगा पर्वत। जैसे हिमालय अभी कुछ मीटर और ऊंचा उठ सकता है, उसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसको इजाजत नहीं देगा कि हो गई तुम्हारी भाई, है ना, अब बस, है ना। शुरुआत में जब पर्वत बहुत तेजी से उठता है, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता, स्लो हो जाता, और स्लो हो जाता है ना। फिर कुछ मिलियन साल में कुछ इंच उठता है, फिर एकदम स्टॉप हो जाता है। और उसके पहले ही कुछ चीजें होती हैं जो उसे नाटा करना शुरू कर चुकी होती, है ना। जब घमंड बढ़ जाता है तो इरोजनल फैक्टर ऑलरेडी वर्किंग, है ना। ये इरोजनल फैक्टर कौन है, कौन कौन हो सकते हैं? आरन भाई तुम ही बताओ, है ना। सर ग्लेशियर, एयर, हाँ, रेनफॉल। हिमानी, है ना, वर्षण, और एयर। हाँ पवन, नदी, है ना, भूस्खलन। ये गुरुत्वाकर्षण एवं भूकंप के कारण होता है। भूकंप आएगा तब भी होगा, मतलब पूरा चट्टान टूट जाएगी, नीचे खसक जाएगी, है ना। अवलांची, ज्वालामुखी से भी हो सकता है अवलांचे। अवलांचे विभंजन कहते हैं इसे, है ना। पूरा पूरा पहाड़ का मुंडी फूटा, टूटा, सरक गया, बड़ा डेंजर होता। देखो देखो बीच बीच में, है ना, कैसे कैसे होता है, पूरा पूरा सरक जाता है, सब टूट जाता है ना। तो बच्चों, ये वो प्रक्रियाएं हैं जो पहाड़ को अवकाश में दिखाती हैं उसकी, कि ज्यादा ऊंचा ना उठो, मिट्टी मिला देंगे, है ना। दिस इज द पावर ऑफ नेचर। जो ये सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया है जो हो रही है। ऊंचा जो उठेगा नीचे जाएगा, क्योंकि नेचर क्या चाहती है, सब बराबर करना चाहती है। पर कभी वो खुद भी नहीं पाती है, वो चिप चाहती है, और उसकी वजह से सब होता रहता है ना। ऊंचा उठेगा फिर नीचे जाएगा, फिर जो नीचे गया वो ऊपर उठ जाएगा, है ना। जहां पहाड़ है वहां समुद्र बन जाएगा, जहां समुद्र है वहां पहाड़ बन जाएगा। नेचर बेचारी परेशान रहती है, वो बेचारी बराबर करने में लगी रहती है। और इसी को कहते हैं संतुलनकारी क्रिया। जो ये काम करने में लगी रहती है बेचारी, जिसे ही कहते हैं संतुलनकारी क्रिया। ऊबड़ खाबड़ को बराबर करने की चेष्टा, जैसे लड़कियां भी करती हैं, है ना। आजकल तो कुछ लड़के भी करने लगे हैं, जैसे पिंपल्स उम्पल्स निकल जाते हैं, है ना, दाने, ऊबड़ खाबड़ हो गया, ऐसी ऐसी। तो क्या करते हैं उसमें उसमें पता नहीं कौन कौन सा, है ना, शहनाज हुसैन, पता नहीं किसका किसका केमिकल भर के उसके ऊपर पाउडर पोत देती, है ना। पाउडर ना दिखे उसके ऊपर फिर 100 क्रीम लगा देती। तो क्या बनाने की कोशिश कर रही है, वही ना, प्लेन। तो ये धरती भी सब चीज को यही प्लेन बनाने की कोशिश करती रहती है। इसे ही कहते हैं भू संतुलनकारी क्रियाएं। समझ में आया बच्चों? भू संतुलन की क्रियाएं ही भू आकृति का जन्म देती हैं। अब आते हैं हम लोग फिर यहां, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। इसकी परपाटी एवं अन्य आंतरिक संस्तरों का क्रम विकास कैसे हुआ, भू परपाटी प्लेट का संचलन किस प्रकार हुआ एवं कैसे हो रहा, है ना, ये सब हम लोग पढ़े। भूकंप, ज्वालामुखी प्रकार एवं भू परपाटी को निर्मित करने वाले शैलों
और खनिजों के विषय में सूचनाओं की जानकारी के पश्चात अब हम जिस धरातल पर रहते हैं उसके विषय में भी विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये एनसीईआरटी भी तुमको वही होश दिला रहा है कि गुरुजी ये सब पढ़ाए हैं, तुम लोग ध्यान रखे हो कि नहीं, है ना। तो कह रहा, तुम्हें रिमाइंड करा रहा, ये सब पढ़ चुके हैं। तब हम यहां पहुंचे। धरातल असमतल क्यों है, कहीं ऊंचा कहीं खाली, है ना, क्यों। भूपर्पाटी रुकी हुई नहीं है, ये गत्यात्मक है। अब मैं पूछ सकता हूं कि ये बात सबसे पहले किसने कहा था कि जो जमीन है ये रुकी हुई नहीं, ये मूवेबल, मूव करती है। किसने कहा था सबसे पहले? 4 बार ऐसे पढ़ चुके हैं, अभी भी होश नहीं। यही हाल है, जो पढ़ाया जाए खोपड़ी के ऊपर चला जाए। बताओ आर्यन सैनी, किसने सबसे पहले कहा था कि ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव कर रहे हैं, रुके हुए नहीं है? सर अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड चाचा, अल्फ्रेड वेगनर। हाँ, कौन सी थियरी दिया था इन्होंने? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था, है ना। अब क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशाओं में संचलित होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो भूपर्पाटी है केवल इसमें क्षैतिज मूवमेंट नहीं होता। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर का मतलब ये हुआ कि जमीन एक तो ऐसे भागे, है ना, ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे भी भागे, है ना। जैसे पहाड़ ऊपर की तरफ उठता है ना, ऐसे। ये हो गया वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट। और दूसरा चीज होता है कि जमीन ऐसे भी भागती है ना, ऐसे। जब ऐसे भागती है, टकराती है, प्रेशर बनाती है, तो जमीन जो होती है ऊपर ऐसे फूलती है। तो वर्टिकल मूवमेंट का कारण हॉरिजेंटल मूवमेंट है। जो क्षैतिज विचलन होता है इसी के कारण वर्टिकल मूवमेंट होता है। और वर्टिकल मूवमेंट के कारण भी वर्टिकल मूवमेंट होता है। अब कहिए कैसी बात। जैसे कोई यह भी जरूरी नहीं है कि क्षैतिज मूवमेंट के कारण ही वर्टिकल मूवमेंट होगा। कुछ नहीं हिल डुल रहा, नीचे से उठाई प्लूम, नीचे से उठी मैग्मा की प्लूम आई, दबाव मारी, दबाव मारी, ऊपर जमीन को उठा दी। अब यहां कोई क्षैतिज मूवमेंट नहीं था, वर्टिकल मूवमेंट था, जिस कारण से वर्टिकल मूवमेंट हुआ, है ना। क्षैतिज मूवमेंट के कारण भी वर्टिकल मूवमेंट होता है और वर्टिकल मूवमेंट के कारण भी वर्टिकल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये हुआ जमीन का इधर इधर होना, जमीन का ऊपर नीचे होना। जमीन धंस भी जाती है, बहुत नीचे गहराई में बैठ जाती, भूकंप आता। देखो क्रोशिया में कुल्पा घाटी कितना गहरा गड्ढा हो गया, है ना, पताल दिखे। ऐसा लोग कहते पताल नहीं दिखता है, लेकिन जब उनकी बुद्धि वहां बहुत ज्यादा बड़ा देख लेती तो कहती पताल, है ना। तो उसमें वैज्ञानिकों ने जा करके अंदर रस्सी पे उतर करके, है ना, जांच पड़ताल की और भूकंप की तरंगों की खोज किया, है ना। तो भूकंप जो है एक बेस्ट इन्फॉर्मर है इंटीरियर ऑफ अर्थ का। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो ये सब बातें आप लोग पढ़ लेना, हम इसको एनसीईआरटी बांचने के लिए नहीं बैठ रहे। यहां पर दो चीजें हैं, वाह बलों को क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक, और आंतरिक बलों को अंतर्जात यानी इंडोजेनिक बल कहते हैं। मेन बात अब यहां पर ये है।
कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं ये होती क्यों है। तो ये दो तरह के फोर्सेस के कारण होती हैं। एक फोर्स होता है एक्सोजेनिक, बहिर्जात बल, है ना, जो धरती के बाहर से लग रहा हो, ऊपर से लग रहा हो। दूसरा होता है एंडोजेनिक फोर्स, अंतरजात या अंतर्जनित बल, जो धरती के नीचे से उठता हो, है ना। तो अब इन बलों को हम कैटेगराइज करें इधर, है ना, तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा के बताने की कोशिश करना। अंतर्जात और बहिर्जात बल, ठीक है। भू आकृतिक प्रक्रियाओं हेतु कारक बल। इसको हम एक कर दें, है ना, बहिर्जात बल, है ना, एक्सोजेनिक फोर्सेस। दूसरा कर दें एंडोजेनिक, है ना, अंतर्जात बल। तो बताइए ये बहिर्जात कौन कौन हो सकते हैं, कौन है ऊपर की चीजें जो पर्वत पठार इन सब चीजों को का रूप बिगाड़ती और बनाती। सर देन रिवर ग्लेशियर। हाँ, ठीक है। एक है अपर्दन, अपक्षय, है ना। अपर्दन के बहुत से कारण हैं, हिमानी है ना, नदी, पवन, वर्षा, है ना, अवलांचे जो बताया था, भूस्खलन, है ना, और मानव जनित क्रियाएं। ये क्या होता है भाई, मानव भी काम करता है, मानव जन्य क्रियाएं भी हैं। ये क्या होती हैं, मानव कैसे पहाड़ की मुंडी तोड़ देता है, डायनामाइट लगा के उड़ा देता है, बम से उड़ा देता है। गड्ढा है, तुमने तालाब को गांव के लोगों द्वारा पाटते देखा होगा, मिट्टी डाल के उसको अपना एरिया चौड़ा कर देते हैं, है ना। हर गांव में होड़ लगी रहती है, इसकी वजह से बहुत बार लाठियां चल जाती हैं, है ना। जैसे गांव के बीच में चारों तरफ घर है, बीच में तालाब है, ये इधर से पाटते हुए आएगा, ये इधर से इधर से इधर से अपना जमीन बड़ा करने के चक्कर में फिर क्या होगा, एक सीमा बाद सब मिलेंगे इकट्ठे, है ना। अब फिर इतनी सी जमीन किसके में चली जाए, उसमें होगा मार, और उसी में एक आध दो चार मर जाएंगे, है ना। तो ये चीजें मानव जात क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। हर गांव में तालाब के कारण झगड़ा है, जो गांव से रिलेटेड हो जोड़ सकते हैं। बाकी डायनामाइट लगा करके मनुष्य उड़ा देता है पहाड़ को, है ना। और कुछ लोग हैं खुरपा से पहाड़ खोद डालते हैं। झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं, मूवी बनी है उनके ऊपर, उनके ऊपर मूवी बनी है महापुरुष, है ना। वो अपनी पत्नी को, जो है उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, और पहाड़ रास्ते में आ गया, उसकी वजह से वो बेचारे उसको पहुंचाने में असफल रहे, और उसी पर्वत पर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो उन्होंने बदला लेने के लिए खुरपे से पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया। 30 साल एक जो है यही काम किए, जहां समय पाते थे आके पहाड़ को तोड़ने लगे। और जब उन्होंने रास्ता बना दिया तो सबके लिए सुगम हो गया। और पहले जो लोग मांझी
द माउंटेन मैन एक मूवी है ना, ये सब शिक्षाप्रद मूवियां हैं, वो सब देखना चाहिए। कि एक व्यक्ति का, एक अकेले व्यक्ति का साहस, है ना, वो एक प्रतिशोध की भावना से पहाड़ नहीं खोद रहा था। लोग उसे देखते थे तो हंसते थे, मांझी को देखते थे तो हंसते थे, ये पागल आदमी, पागल आदमी। और जब उसने पहाड़ पूरा काट करके रास्ता बना दिया, तो अब सब उसी रास्ते से जाते थे और मांझी को, है ना, याद करते थे, धन्यवाद देते थे। कुछ लोग तो बस सिर्फ स्वार्थी होते हैं, इतने गिरे निरा स्वार्थी होते हैं कुछ लोग, कि वो आपके किसी एहसान को कभी नहीं मानते, है ना। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है बस, है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो याद करते हैं कि ये तो मांझी भैया ने, मांझी बाबा ने काट के दिया, जिसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं। फिर मरने के बाद उनको रिकॉग्नाइज किया गया, है ना। जब तक जिंदा थे, मांझी काका को, है ना, एक पैकेट बीड़ी भी कोई नहीं देता रहा होगा जब वो खुदाई कर रहे थे। और उसके बाद देखो, उनकी मूर्ति वहां लगाई गई है। ऐसा कब हो रहा है? जब मांझी बाबा नहीं रहे, है ना, उनको सम्मान दिया जा रहा। किसी काम का है ये सम्मान? जिंदा आदमी जब सब कुछ कर रहा है दुनिया के लिए, तब और उन्होंने इसीलिए किया था कि जो मेरे साथ हादसा हुआ, ये अन्य किसी के साथ ना हो। किसी अन्य गांव के, किसी अन्य आने वाली पीढ़ी के किसी अन्य की पत्नी या उसके परिवारजन की मृत्यु इस पर्वतीय अवरोध के कारण ना हो, है ना। उसमें ये नहीं था कि वो बदला ले रहे थे पहाड़ से। अरे पहाड़ से कोई बदला लेगा? समुद्र से कोई बदला लेगा? वो कोई इंसान है, जीव है कोई? तो मांझी जैसे लोग, है ना, एक एक्सोजेनिक फोर्स है। वहीं पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सरकार खुद रोड बनाने के लिए, कुछ इंडस्ट्रीज खड़ी करने के लिए डायनामाइट लगा करके पर्वतों को तोड़ देती है। ठीक है। एक्स्ट्रा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जब आके धरती से टकराते हैं, है ना, यानी परग्रही पिंडों का टकराव, यह भी जब होगा, है ना, धरती पाताल तक धंस जाती है। किसी पर्वत की मुंडी पे गिरा तो उसको विशाल समुद्र में बदल देगा, गहरा गड्ढा बना देगा, है ना। कोई पर्वत भी अगर ये सोचे कि हम 100 मिलियन साल में इतना ऊंचे उठ गए हैं, है ना, और अब मुझे कोई नहीं गिरा सकता, मैं अगर मान लो बाकी के एक्सोजीनियस फोर्सेस जो सर बढ़ा रहे हैं, हिमानी नदी पवन, ये सब चलता भी रहा, तब भी मुझे मरने में 200 मिलियन साल लगेंगे, तब तक तो मैं हूं। ये भ्रांति है उस पहाड़ की, है ना। एक सेकंड नहीं लगेगा। उल्का आके पहाड़ के मुंडी पर गिरी, और पहाड़ दमी डोज, कितने सेकंड में? मात्र कुछ सेकंड के अंदर पूरा पर्वत धरती के अंदर, है ना। आपदाएं एक सेकंड में अपना काम कर जाती हैं, तुम्हारा बना बनाया चौपट होने में कुछ ही सेकंड। इसलिए कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। और इसी तरह से पॉजिटिव वे में भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा सेकंड भर में तुम्हारे दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए, तुम्हारा दिमाग का एनलाइटमेंट हो जाए, है ना। 20 साल से पढ़ रहे थे, कुछ नहीं आ रहा था, पलक झपकते सब इकट्ठे सब खुल गया दिमाग में। आने थिंक इज पॉसिबल, है ना। समय का कोई वजूद नहीं किसी भी प्रक्रिया के होने के लिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही।
ठीक है। तो ये क्या थे भाई, अपक्षय क्या है, पानी के संपर्क में रहे, जैसे कोई पत्थर है ना, कोई पठार, कोई पठार, वो जो है समुद्र के संपर्क में है, समुद्र से उठा, तो क्या कर रहा है समुद्र, लगातार इस पर्वत की चट्टान को भुरभुरा कर रहा। फिर क्या होगा, एक समय के बाद पानी इस पर्वत में अंदर तक समा जाएगा, है ना, और फिर पूरा का पूरा पत्थर की नींव कमजोर हो जाएगी, ये पूरा पहाड़ नीचे समुद्र में धंस जाएगा, है ना। तो ये होता है अपक्षय के कारण, यहां कोई इरोजन नहीं हो रहा था। जैसे, है ना, एक चौक ग्लास में डाल दो, है ना। ये एक्सपेरिमेंट जो है, जब मैं छोटा था तो मेरे क्लास की जो लड़कियां होती थी वो करती थी, क्लास 7th 8th का घटनाएं मुझे याद है। तो उसमें क्या करती थी, अब बताऊं क्या करती थी वो, इसमें आप पहले चौक डाल दीजिए, फिर क्या होगा, ये चौक उसी में, अब इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, फिर अपर्दन में क्या होगा, हिमानी रगड़ के जा रही है, नदी रगड़ के जा रही है ना, वर्षक पानी रगड़ के जा रहा है तो खरोंच रहा है। यहाँ खुरचन नहीं हो रही है, शांत पानी, एकदम शांत ठहरा हुआ, है ना, और उसमें पड़ी हुई चौक, वो भी ठहरी हुई। लेकिन तुम आओ 20 मिनट बाद तो क्या पाओगे, क्या पाओगे, ये चौक यहां नहीं रह जाएगी, ऐसे, ये ऐसे हो जाएगी, ये नहीं रह जाएगी, उसी में चूरा चूरा होके पड़ जाएगी। तो ये कहलाता है अपक्षय। तो यह भी भू आकृतिक बहिर्जात बल है ना, जो घटनाओं को अंजाम देता है। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे अंतरजात बल कौन से हैं। पहले यहां पढ़ भी लो, नहीं कहोगे सर जी अपने मन से बता रहा है। ये देखिए, हाँ, पहले इसमें अंतर बता दिए हैं, पहले वर्ड, है ना। ये देखिए, अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा निर्धारित वायुमंडलीय ऊर्जा अंतर्जनित शक्तियों से विवर्तनिक कारकों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करती है। गुरुत्वाकर्षण बल ढाल युक्त सतह वाले, है ना, जो भूस्खलन बताए थे, भूस्खलन का होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। हमने कहा एक लेवल के बाद पहाड़ को कहता है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, अब तुम और ऊंचे नहीं चढ़ सकते। और फिर जो थोड़ा मोड़ा नदी ने काम किया है, कटाई किया है, पहाड़ का जो टुकड़ा होता है ग्रेविटी से नीचे आ जाता, फिर दूसरा टुकड़ा ग्रेविटी से नीचे आ जाता, और वो ढाल से लुढ़कता हुआ ऐसे धम 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 करता हुआ क्या होता है, नीचे आके सड़क पर गिरता। कभी कभी आप देखिए कार वार धंस जाती है, कार चपेटे में आ जाती है ना। अभी उत्तराखंड का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उन लोग गए थे वहां दर्शन वर्शन करने, सीधे देव दर्शन हो गए, है ना। तो ये सब चीजें प्राकृतिक चीजें होती रहती हैं। प्रति इकाई क्षेत्र पर अनुप्रयुक्त बल को प्रतिबल कहते हैं, मतलब कि कोई इतना सा एरिया है उस पर जितना फोर्स पड़ रहा है ना, उसे कहते हैं स्ट्रेस, है ना। जैसे हमारा छोटा सा दिमाग है ना, और इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए, है ना, तो तुम्हारे दिमाग के तंतुओं पर जितना लेवल स्ट्रेस पड़ रहा है ना, उसे कहते हैं सर जी बहुत स्ट्रेस, तनाव ज्यादा है, यानी कि तुम झेल नहीं पा रहे हो, है ना, वही है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस देता है ये, है ना, कैसा, पुश एंड पुल, या तो खींचेगा या तो ढकेलेगा। जैसे आप दरवाजा खोलते हो, है ना, तो खींचते हो या ढकेलते हो। दरवाजा चाहता नहीं है कि ये हो, आराम से दरवाजा ऐसे चाहते, तब तक तुम आए, धक्का मार धम, अरे, दरवाजा का धक्का, अरे यार बेमतलब हमको स्ट्रेस दे दिया है ना। और जब लगातार लोग आ जा रहे हो तो दरवाजे को बहुत स्ट्रेस होती है, तो अपना दर्द कैसे बयां करता है, चीं,
है ना। अभी दरवाजा खोल तो महसूस करना कि दरवाजा क्या है अभी, स्ट्रेस में है ना। तो भाई क्या करें, सबको स्ट्रेस देखना पड़ेगा, है ना। अंदर आने जाने में जो अवरोध है उसे तो स्ट्रेस मिलेगा, है ना। इससे विकृत प्रेरित होती है, विकृत प्रेरित होती जैसे, अब दरवाजे को तुम खोलोगे बंद करोगे, कुछ दिन में उसकी चूड़ियां ढीली हो जाएंगी, है ना, टूट जाएगा। तो कोई भी चीज है जिसको बार बार तुम पुश एंड पुल करोगे, वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस के कारण विकृत हो जाएगा, जो जैसा था वैसा नहीं रह जाएगा। धरातल के पदार्थों के सहारे सक्रिय बल अपरूपण प्रतिबल होते हैं, यानी विलगकारी बल। अब ये क्या होता है ना। सक्रिय बल, अपरूपण प्रतिबल क्या होता है, ये सब शब्द इसलिए जाने रहो क्योंकि पेपर में ये शब्द आएंगे। और दूसरी चीज, इनका असली सरल अर्थ भी जानते रहो, ताकि दिमाग ना घूम जाए। अपरूपण प्रतिबल क्या है, ये एक, यानी शियर स्ट्रेस, विलगकारी बल होता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, यही समझा सकते। एक पहाड़ है, चट्टान है कोई बड़ी तगड़ी सी, है ना। अब इस चट्टान को, है ना, आप ऊपर से एक बड़े से मशीन के माध्यम से, बड़ा भार से मशीन से प्रेस करो, दबाओ नीचे की ओर, तो अब इसके ऊपर लगेगा स्टीयरिंग फोर्स। फिर क्या होगा, इस पहाड़ में होगी चटकान, और फिर ये पहाड़ चटक जाएगा ऐसे, एक पत्थर इधर एक पत्थर इधर, चटक जाए, है ना। तो ये क्या है, यही होता है अपरूपण प्रतिबल, है ना, विलगकारी बल। विलग मतलब अलग कर दे, है ना, तोड़ के अलग कर दे। यही प्रतिबल शैलों एवं धरातल के पदार्थों को तोड़ता है ना। अपरूपण प्रतिबल का परिणाम, है ना, ये सब यही सब अभी हम लोग उधर बनाए थे, है ना। वही प्रतिबल का परिणाम, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई चीज टूटेगी फूटेगी तो एक एंगल पर अलग होकर के हटेगी। या विसर्पण, फिसलन, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि ऊपर से ढाल पा गया, ग्रेविटी ने खींच लिया, सरकता हुआ नीचे चला आया, है ना। धरातल के पदार्थ गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल के अतिरिक्त आणविक प्रतिबलों से भी प्रभावित होते हैं, जैसे तापमान परिवर्तन, क्रिस्टलन एवं पिघलन। यानी कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेविटी के कारण ही ऐसा हो, है ना, अन्य कारण भी हैं। ये जो देखे हम ग्रेविटी के कारण, और आणविक प्रतिबल कौन से होते हैं, है ना। आणविक तो वो होते हैं जो अंदर से बड़े सूक्ष्म स्तर पर डिस्प्लेसमेंट करें। जैसे एक पहाड़ है, अब इस पहाड़, ये मरुस्थल में है। अब मरुस्थल में है तो दिन में इसको बड़ी गर्मी पड़ी, तो इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से दूर 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 होते, हल्के हल्के दूर होते, गर्मी के कारण तापमान का भी तो हो। रात में बहुत ठंडी पड़ गई तो क्या होगा, अब ये सब सिकुड़ेंगे, ठंडी चीजें सिकुड़ती हैं तो सिकुड़ेंगे। एक दिन हो तो चले, है ना, झेल भी ले कोई। अब रोज 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 रोज, है ना, 10,000 साल हो गया, 50,000 साल हो गया, यही चल रहा है तो क्या होगा, पहाड़ों में पड़ जाएंगे इंटरनल क्रैक। मरुस्थलीय चट्टानों में ऐसा देखा जाता है, इधर बनाया है ना। मरुस्थलीय चट्टानों में आप क्रैक्स देखोगे,
एक मरुस्थल में खड़ी चट्टान। डेजर्ट है। अभी डेजर्ट में इस चट्टान को बर्बाद करने में सारे कारण लगे हुए हैं, कोई एक कारण नहीं। पहले अभी हम एक कारण देखेंगे, एक ही साथ सारा समझ में आ जाएगा। सारा कारण, जितना भी कारण है एक के में हम लोग समझेंगे, है ना। एक ही साधे सब सधे, एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा समझा जाएगा। इसको बड़ा घमंड हो गया था, है ना। इस चट्टान को बड़ा घमंड हो गया था कि हम जो है मरुस्थल में सीना तान करके खड़े हैं, अरावली हो गए हैं, है ना। थार के मरुस्थल में अरावली। अब क्या हुआ कि अब इसमें गर्मी ठंडी के कारण क्या होगा, दरारें पड़ जाएंगी। अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म दरारें पड़ जाएंगी, कभी सिकुड़न कभी फैलन। नॉर्मल दरार पहाड़ सोचेगा तो अरे इतने तो कुछ होने का नहीं, है ना। ये एक बहुत महीन दरार है ना, चलो भर लेंगे घाव, कुछ दिन में भर जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, हल्की हल्की बारिश का पानी, है ना। हमारे उत्तर में थोड़ा मोड़ा बारिश पहाड़ों के क्षेत्र में होती, पहाड़ अवरोध पैदा करके करवा लेता, मतलब अपनी मौत कारण है खुद ही। अब क्या होता है, पानी इसमें फंसेगा, या नदी कोई जा रही है उसका पानी, झील का पानी, अब इसमें पानी फंस जाएगा, दरारों में चला जाएगा पानी, है ना। फिर आएगी पहाड़ को याद उसकी नानी। अभी देखो कैसे, फिर पानी चला गया। अब क्या होगा, ये पानी रात में ठंडा होके जम जाएगा, और जब बर्फ जमती है तो अपना आयतन बढ़ाती है। पानी के साथ खेल उल्टा है, सारी चीजें ठंडी होने पर सिकुड़ती। पानी जब ठंडा होता है तो अपना वॉल्यूम बढ़ाता। एक कांच की बोतल में पानी भर करके फ्रिज में रख दो, और जब पूरा मुच्चा मुच्च पानी भर दो, कहीं से आयतन बढ़ाए तो ये ऊपर नीचे होने के उसके पास चांस ना बचे, सील कर दो ऊपर दो। तुम जब खोलोगे तो पाओगे कि बोतल फूट चुकी है ना। यही है आणविक प्रतिरूपण। अब क्या होगा, ये और मुंह फैला देगी, अब ये पहाड़ की दरार और अधिक बड़ी हो जाएगी। अगली बार जब नदी या बरसात पानी होगा, है ना, तो और ज्यादा भरेगा क्योंकि मुंह और बड़ा हो चुका है ना। अब ये और ज्यादा पानी भरेगा, रात में फिर और जमेगा और चीरेगा। फिर क्या होगा, पत्थर का ये पार्ट पूरा अलग हो चुका होगा, ये टूट करके अलग हो चुका होगा। अब क्या होगा फिर, अब गुरुत्वाकर्षण अपना खेल दिखाएगा, ये भी पूरा फट चुका है ना। अब गुरुत्वाकर्षण अपना खेल दिखाएगा, दूसरा वाला प्रतिरूपण, है ना। खींच लेगा, आ जाओ तुम नीचे। अब पहाड़ हो गया कैसा, फिर से बनाते हैं नई डिजाइन पहाड़ की स्थिति में। दो बल हमने देख लिए, अभी और बल लगेंगे, है ना, इकट्ठे ही। अब पहाड़ ऐसा हो गया, ये बेचारा। लेकिन पहाड़ सोच रहा है चलो, जो समस्या थी अब तो निपट ही गई, है ना। अब दरार के कारण ही तो क्या हो रहा था, दरार के कारण ही पानी भर रहा था, है ना। और वही पानी बार बार मेरा मुंह चीर दे रहा था। अच्छा हुआ बला टली, अब वो चट्टान आकर कहाँ पहुंच गई है, यहाँ, यहाँ ऐसे पहुंच गई है मरुस्थल में। ऐसे चट्टान के टुकड़े बिखरे हुए आपको देखने को मिलेंगे, है ना। और मैं चाहूंगा, है ना, कि ऐसा ढूंढ करके वहां ग्रुप पे फोटो भेजो,
चेष्टा बनानी पड़ेगी तुम्हारे अंदर, खुद से करोगे नहीं तो इसे कह के करवाना पड़ेगा। जो बेहतर, जो कहानी सुन रहे हो आज, है ना, बेहतर जो दिखाएगा, है ना, उसको शाबाशी मिलेगी, है ना। ठीक है। अभी क्या है, ये क्या सोच रहा था कि चलो भाई, जो था वो तो चला गया, अब तो मैं अमर हूं, अब मेरा कुछ नहीं होगा, तो चलेगी हवाएं। मरुस्थल में हवाएं और तेज होती, क्यों? क्योंकि उनका कोई अवरोध नहीं होता, वहां पर न पेड़ है न कुछ है ना। तो हवाएं सनसनाते हुए बहुत तेज चलती हैं और आएंगी, टकराएंगी, इसको सर्कल गोल गोल घूम करके इसको काटना शुरू करेंगी, इसमें होल बनाना शुरू करेंगी, जिसको कहते हैं ब्लो आउट। हवा ऐसे गोल घूमेगी, इसमें चक्कर काटेगी, जब गोल हवा ऐसे चक्कर काट के निकलेगी, ऐसे जाएगी हवा, सर्कुलर मोशन ऑफ विंड, ये बहुत डेंजर होता है। ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे घूम करके निकलेगी, वापस जाएगी। तो जानते हो क्या करेगी? एक तो अपने साथ ये रेत उठा के ला रही है ना, रेत, तो रेत के साथ रगड़ेगी, तो और तेज कटाई होगी, जिसे कहते हैं अब्रेशन, है ना। तो संघर्षण भी होगा, हवा अकेले नहीं काट रही है, मरुस्थल से रेत उड़ा कर लाई है ना। और उसके साथ में जैसे जो है शादी ब्याह में जाने के पहले गंदगी रहती है मुंह की, है ना, तो इसी के नॉर्मल क्या करते हैं लोग, है ना, उससे नहीं होता, है ना। तो एक ठो आता है जो बुरादा टाइप का चूरा, क्या कहते हैं उसे, है ना, वो तो संगठन बढ़ा देता है ना, छील लेता है भर के चेहरा है। तो वो वाला काम यहाँ होता है। अब ये क्या होगा, इसको बड़ी तेजी से होल करती हुई जाएगी, है ना, फिर इस पर्वत की मुंडी टूट जाएगी और धरातल पर आ गिरेगी यहाँ, और बचेगा ये भी नहीं, है ना। अंत इसका भी होगा, एक समय के बाद में फिर मरुस्थल की स्थिति क्या होगी, इस मरुस्थल की स्थिति सेकेंड सीन में, है ना। ये जो पहाड़ जिसको अपनी ऊंचाई का घमंड था, जो अपने आप को बहुत सुरक्षित समझ रहा था, अजेय समझ रहा था, है ना, इसी मरुस्थल में मरा बिखरा पड़ा दिखाई देगा, है ना। थोड़ा सा सबूत छोड़ जाएगा दुनिया को सिखाने के लिए कि हाँ मैं था, है ना। और वो सबूत भी कुछ समय के बाद मिट जाएगा, है ना, ऐसे पड़ा रहेगा, बचेगा ये भी नहीं। ये जो हवाएं हैं, इसको भी रगड़ रगड़ करके वही बना देगी क्या, रेत। और वो पहाड़ का, चट्टान का ही चूरा चूरा, जो पहाड़ कभी ऐसा था, अब एक रेत, रवे के दाने से भी छोटा होकर पूरे मरुस्थल में, कभी यहां कभी वहां, वो पहाड़ जो कभी हिलता नहीं था अपनी जगह से, अब उसको ये हवाएं, मासूम हवाएं, है ना, क्या करेंगी, कभी यहां पटकेंगी लाके सैंड ड्यून बनाएंगी, तो कभी यहां पटकेंगी लाके सैंड ड्यून बनाएंगी, है ना। जिसको घमंड था कि मैं अविचल अडोल हूं, मुझे हिलाया नहीं जा सकता, हवाएं उसको उसकी औकात दिखा देंगी, कभी उसको यहां पटकेंगी सैंड ड्यून बनाएंगी, फिर कभी यहां पटकेंगी, फिर कहीं यहां पटकेंगी, और ये पटका जाता रहेगा, है ना। तो ये सारे फोर्सेस मिल करके घटनाओं को अंजाम देते हैं, और ये सब क्या थे, एक्सोजीनियस फोर्सेस, कंप्लीट। अब हम लोग बात करेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस की, ये वही बात है जो तुमको पढ़ी लिखी बात में बता रहे हैं, है ना, हमने कहानी में सुना दिया है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक, ये ऊपर, है ना, अंतर्जनित प्रक्रियाएं, एंडोजेनिक प्रोसेस। जो भी
निर्माण में प्रक्रियाएं हो रही हैं अधिकतर। ऐसा नहीं है कि बहिर्जात फोर्सेस निर्माण नहीं करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे नदी कहीं से काट के लेके आई, तो जहां तुम बैठे हो 6 किलोमीटर गड्ढा था, तो मैदान बनाई ना। इसी तरह से पठार बना देती है ना। विंध्य पर्वत है, नदी के द्वारा लाया गया अवसादन से बना हुआ, तो पहाड़ भी बना देती। यानी बहिर्जात बल केवल विनाश नहीं करते हैं, है ना, वो निर्माण भी करते हैं। अब डेल्टा कैसे बनता है? डेल्टा भी सेडिमेंटेशन से बनता है, बहिर्जात बलों के कारण बनता है। कुछ पठार, कुछ पर्वत ऐसे ही बनते हैं। मैदानों का निर्माण ऐसे होता है, मैदान बहुत जरूरी है ना। दुनिया की आधी से अधिक आबादी मैदानों में रहती है, क्योंकि पर्वत मरुस्थल में रहना दुर्गम है। पठारों पर भी जीवन संघर्ष युक्त है, तो मैदान ही सबसे अच्छी जगहें होती हैं जहां पर जीवन यापन हो सके, फसल उत्पादन हो सके। फर्टाइल सॉइल पाई जाती है, नदी द्वारा डिपॉजिटेड होती है। तो ये है निर्माण करते हैं। हवा लोइस का पठार बनाई है चाइना में। लोइस का पठार कहाँ है? चाइना में। वो हवा के द्वारा लाए गए अवसादों के डिपोजिशन से बना है। अपर्दन एवं निक्षेपण। निक्षेपण मतलब जो अपर्दित हुआ वो ही निक्षेपित हुआ, तो निक्षेपण है ना, भी बहिर्जात बलों के कारण ही हो रहा है। तो निर्माण भी करता है, विनाश भी करता है। विनाश होगा तभी निर्माण होगा, निर्माण होगा तब विनाश निश्चित है ना। और ये दोनों ही होता रहेगा। नेचर उसको बैलेंस करने की कोशिश करती रहती है ना, पर उसके हाथ में नहीं है। वो सिर्फ कोशिश करती है, और कोशिश करना अच्छी बात है। कोशिश करने से चीजें चल रही, बदलाव हो रहा, परिवर्तन हो रहा। जब आप कोशिश करोगे, तो ये जो दिमाग में है ना, एक पहाड़, पहाड़ है ना, बोझ, बहुत ज्यादा बोझ है ना। ये पहले तो स्ट्रेस कम करो, बोझ कम करो, खाली दिमाग बनाओ, है ना। फिर तुम्हें अपना टारगेट दिखाई देगा। दुनिया के प्रपंचों से दूर हो, क्योंकि वो सब होते रहेंगे। वो सब चीजें होती हैं, वो होनी ही है, होती रहेंगी, उस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है ना। तो जिस पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, उसमें का ही दिमाग लगाना, जो हो होने दो। अपने टारगेट पे फोकस करो, है ना, अपने टारगेट पे। अब बात है इंडोजेनिक फोर्सेस, जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, जो सर्वाधिक प्रभावशाली, मतलब जो बहिर्जात पढ़ाए, है ना, ये अंतर्जात के सामने 10% है। एंडोजेनिक फोर्स ये क्या बताता? कि जो ज्ञान हमको बाहर से दिया जा रहा, वो कम प्रभावशाली है ना, प्रभावशाली है, लेकिन बड़ी घटनाएं अंतर्जात बलों बलों से ही घटित होती हैं। बहिर्जात बलों से छोटी घटनाएं घटित होती। जब हमारे अंदर का ज्ञान खुलेगा, तभी बड़ी घटनाएं घटित होंगी, तभी बड़ा निर्माण होगा, है ना। तुम्हारे अंदर से जब ज्ञान खुले, हम वही कोशिश करते हैं, हम तुमको रट्टा मारना नहीं सिखाते हैं, हम तुम्हें सिखाते ही नहीं है, हम बस तुम्हें खोलना चाहते हैं। तुम अंदर से खुल जाओ, है ना, तुम्हारा आंतरिक ज्ञान खुले। और जब तुम्हारा आंतरिक ज्ञान खुलेगा, तो तुम सब जान जाओगे खुद ही, सारा विषय जान जाओगे ऐसे बैठे बैठे। ऑल सब्जेक्ट्स जो अभी लिखे भी नहीं गए हैं, 100 साल बाद लिखे जाएंगे, वो तुम अभी जान जाओगे।
है ना? कैसे? एंडोजेनिक फोर्सेस, है ना? अंतर्जात बल सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। तुम्हारे मन को झकझोर देने वाली घटनाएं जो अंदर से उत्पन्न हों कि हम ये करेंगे, जैसे तुम्हारे अंदर से पैदा हो कि हम आईएएस बनेंगे, तभी तुम कम समय में ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाओगे, है ना? और बाकी तो नोट्स हैं, इफराद यूट्यूब चैनल पड़े हुए हैं, है ना? आज एआई का युग चल रहा है। जो भी चाहो पलक झपकते तुम्हारे सामने सारा नोट्स है। चैट जीपीटी इस्तेमाल करो, उसको आदेश करो कि मुझे इससे रिलेटेड नोट्स दे दो, उसको 5 मिनट भी नहीं लगेगा, तुमको बेहतरीन नोट्स दे देगा। वो बहिर्जात बल है ना? बहिर्जात बल है। और बहिर्जात बल कितना लंबा साल लगाते हैं, मिलियन ईयर्स, पर्वतों के मामले में बता रहा था, है ना? छोटी चीजों को भी तो लंबा समय, एक पत्थर को घिस घिस के खत्म करने में भी कई वर्ष लग जाते हैं। अंतर्जात बल कुछ ही समय में अपना खेल कर जाएगा, है ना? तो इसलिए अपने अंदर की ताकत को पहचानो और उसे खोलो, है ना? वो चैट जीपीटी, यूट्यूब चैनल या टीचर ऐसे बोलेगा, एक कान में घुसेगा दूसरे से निकल जाएगा, ऐसे सर के ऊपर से जैसे हवाएं गुजर जाती हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा असर करेगा, ऐसा नहीं है। अगर तुम रोज क्लास में आते हो तो जैसे हवाएं नहीं पहाड़ से टकरा के उसको थोड़ा थोड़ा तो घिस ही रही थी, तो थोड़ा थोड़ा घिस घिस के, इफ यू रेगुलर इन क्लासेस, समथिंग हैपन, समथिंग हैपन, है ना? थोड़ा तो होगा, थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा ही, है ना? तो रेगुलर रहने से भी पहाड़ जो तुम्हारे दिमाग में अज्ञानता का है वो घिसेगा। कुछ भी देखोगे सुनोगे अपने लक्ष्य से रिलेटेड तो घिसेगा, लेकिन जब अंदर से आएगा तब बहुत ज्यादा आएगा, है ना? तब बाहर की चीजें तुम्हें बहुत आसानी से समझ में आनी शुरू होंगी। तो अपना आंतरिक बल खोलो, है ना? जज्बा, है ना? जज्बा क्या है? बाहरी बल नहीं, आंतरिक बल। हाँ, जज्बा बाहर से आता है। बाहर का बल जैसे हम तुम्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर मैं 1,000 बच्चों को स्पीच दूं तो दो चार के अंदर आग लगेगी, निश्चित। दो चार की आत्मा जागेगी, और वही दो चार पर्याप्त होते हैं। सभी को उन रिजल्ट देते हैं, सब रिजल्ट नहीं देते हैं, है ना? जिनकी आत्मा जागती है, इंडोजेनियस फोर्स, है ना, इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सोजेनियस फोर्स, तब जाके बात, यानी मेरी बात जब आपके अंदर जाएगी, हृदय में, ऐसे जाके इधर से नहीं निकल जाएगी, वो अंदर उतरेगी, एंडोजेनियस फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? तो जब वो एंडोजेनियस फोर्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी, तब फिर ज्ञान का विशाल भंडार फूटेगा, और फिर तुम सब जान जाओगे, एवरीथिंग। ठीक है? जो भी तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हें पलक झपकते किताब छुओगे, किताब का ज्ञान तुम्हें ट्रांसफर। जादू नहीं है ये। तुम पढ़ोगे, नाम पढ़ लोगे तो तुम जान जाओगे इसमें है क्या। जैसे मरते रहते, रट्टा मारते रहते हैं, पढ़ रहे हैं यार समझ नहीं आता क्यों? इंडोजीनियस फोर्सेस आर नॉट अप्लाई। और तब क्या होगा? किताब छुए कि उसका ज्ञान ट्रांसफर, नाम पढ़े, थोड़ा सा ऊपर का लेख पढ़े, ऐसे ऐसे ये किताब आ गए, है ना? ये ये कैसे होगा? बाहर, बाहरी चीज पर डिपेंडेंसी नहीं, अंदर से आ, है ना? तो वो लाने की कोशिश करो, तब फिर देखो क्या होता है।
पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा, है ना, अब ये कहां से आती है, ये ऊर्जा कौन है ना। रेडियोधर्मी पदार्थ, भारी धातुएं तो धरती के अंदर हैं, जो कुछ भारी है वो अंदर है ना। ऊपर तो हल्का हल्का चीज पड़ा हुआ है ना। घूर्णन, पृथ्वी के घूमने के कारण ही पूरा अंदर हलचल होती है, गोल 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 गोल, है ना। ज्वारीय घर्षण, है ना, टाइड आते हैं, ओशन करंट चलती हैं, है ना। वो तो समझ लो एक्सोजेनिक फोर्स है, लेकिन वैसा ही धरती के अंदर हलचल होती है। अब इसको समझने के लिए हमें ये इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी, ऐसे पढ़ोगे ऊपर चली जाएगी, समझ ना आएगी। इसको देखो ऐसे, वो क्या कहना चाह रहा। इंटीरियर आभास, यहां पर क्या भरा होता है, ये बाह्य क्रोड है। लकी, या बाह्य क्रोड है, यहां क्या भरा होता। कहीं नहीं क्या। नीरू तुम बताओ, बाह्य क्रोड है, यहां क्या भरा होता है। तुम्हें भी नहीं याद है। जी सर। क्या है यहाँ भरा हुआ। मतलब किससे बनी है ये बताना है। हाँ। प्लाज्मा, जो तरल अवस्था में पाया जाता है। अच्छा, यहाँ प्लाज्मा पाया जाता। नहीं, लोहे और निकल से तो बना हुआ है। यहाँ क्या भरा है, प्लाज्मा। प्लाज्मा तो सूर्य की सतह पर पाया जाता है, तारों में पाया जाता है प्लाज्मा। स्टेट बिटवीन द। लिक्विड फॉर्म में। गलत है, पढ़ नहीं रही, मेहनत नहीं कर रही। खुशी, तुम बता पाओगी। पूजा तुम बताओ, अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, कथा वांचने नहीं आते हैं यहाँ। सत्यनारायण स्वामी की कथा सुना दिए। आओ भक्तजन प्रसाद लो जाओ। एक ही चैप्टर 10 बार पढ़ाओ, कब भी दिमाग में जाए तो कोई मतलब नहीं है। एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है सर। जो पूछे वो बताओ। चलो आर्यन तुम ही बता दो भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जवाब नहीं सर मिलता। निकल और फेरस। हम कंपोजिशन पूछे नहीं, हम पदार्थ किस अवस्था में है। सर सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड। सेमी सॉलिड, सेमी लिक्विड, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। मैग्मा। हाँ, मैग्मा। यहाँ मैग्मा भरा होता, मैग्मा चैम्बर भी इसीलिए इसे कहते हैं। पिछली क्लास में हमने यही पढ़ा। ठीक है, तो मैग्मा चैम्बर यहां पर है, मैग्मा से भरा हुआ। यहां से क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ अभी जो बताए, यहां पर यूरेनियम वगैरह भी होते हैं, है ना। यूरेनियम, थोरियम, भारी धातुएं यहाँ, यहाँ अंदर भी भारी धातुएं बहुत सारी हैं। तो इससे क्या होता है,
रेडियोधर्मी पदार्थ होने के कारण हीट पैदा होती है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो हीट होगी। और क्योंकि केंद्र में भारी धातुएं होती हैं, इसी कारण हीट होती है ना। तो अब वो हीट क्या करती है कि इसको, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिस कारण से ये ठोस बन रहा है, लेकिन हीट है जिस कारण से ये जो है लिक्विड बन रहा है, तो आधा आधा बन जाएगा, जिसे कहते हैं मैग्मा। सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, मैग्मा। अब तापमान कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये पूरा चीरते फाड़ते ऊपर उठ के आता है। ये इंडोजीनियस फोर्स जो बेहद तापमान के कारण पैदा हुआ पृथ्वी के गर्भ से, प्लस क्योंकि धरती गोल गोल घूम रही, टेम्परेचर बहुत है, तो ये पूरा मटेरियल गोल गोल घूम, उसी के साथ हिलता डुलता रहता, घूमता रहता, जिसे कहते हैं आंतरिक भू हलचलें। संवहन धाराएं भी बहती रहती हैं, है ना। पूरा अंदर का मटेरियल इसे गोल गोल, जैसे हमारी नसों में खून नहीं घूमता रहता है, वैसे ही, है ना, वैसे ही। तो अब क्या होगा, ये सब पूरा मथा जा रहा है, ये ऊपर वाली चीजों को मूव कराने की कोशिश करती है, इधर से उधर, उधर से इधर, प्लस ये नीचे से आएगा, तोड़ डालेगा, पूरा पूरा चीर फाड़ का ऑपरेशन कर देगा, कटक बना देगा। प्लेट को मूव कराएगा, प्लेटें आपस में टकराएंगी, टकराएंगी तो पहाड़ बन जाएगा, है ना, पठार बन जाएगा। मटेरियल निकला, अंदर ही जम गया, डाइक कहलाएगा। ये अपने ऊपर की जगह को फुला देगा, और इस तरह से बनेगा थर्मल एक्सपेंडेड प्लेट्यूट, या जिन्हें डोम पठार कहते हैं। जैसे छोटा नागपुर का पठार है, डोम प्लेट्यूट, ना। यानी नीचे से जो घटना घटित होती है वो पूरा धरती को प्रभावित करती है। ऊपर जो घटना घटित हो रही है, जैसे मान लो उल्का भी अगर गिरी, है ना, तो एक जगह पर गड्ढा हो गया, है ना। लेकिन जब नीचे से कोई घटना घटित होगी, अंदर से कोई घटना घटित होगी, तो वो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करेगी। यहाँ समुद्र बनेगा, यहाँ पहाड़ बनेगा, यहाँ यहाँ पठार बन जाएगा। ये प्लेट और मूव करेगी इधर, क्योंकि इधर ही नहीं मूव करेगी, इधर भी मूव करेगी, इधर मूव करेगी, किसी दूसरी प्लेट से टकराएगी, इधर भी पर्वत बन जाएगा, फिर पठार बन जाएगा, है ना। अब जो इधर मूव करेगी तो ये वाली प्लेट को धक्का पड़ेगा, तो ये इसको धक्का देगी, है ना। तो क्या है, सब कलेक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब कुछ अंदर से घटित होगा तो समग्र पृथ्वी पर उसका प्रभाव देखने को मिलता। कहीं समुद्र बन जाएगा, कहीं महासागर बन जाएगा, कहीं समुद्र भट जाएगा, समुद्र है मुंह दब गया, समुद्र खत्म, वहां पहाड़, है ना। तो इस ये होते हैं इंडोजेनियस फोर्सेस, अंतर्जात बल। यही आज का हम लोगों का चैप्टर भी था। अभी हम इसको भेज देंगे नोट्स को, इसको फिर से बुद्धि से पढ़ना। यही सब बातें इसमें कठिन तरीके से समझाई गई हैं, है ना। तो चाहे तो लेकिन क्या करे बेचारा, मजबूरी है ना, क्योंकि पेपर में इसी तरह सब दिखाई देंगे। भूतापीय प्रवणता एवं अंदर से निकले ऊष्मा प्रवाह, ये वही बात थी। भूतापीय प्रवणता का मतलब कि जमीन में नीचे तापमान ज्यादा, ऊपर तापमान कम, है ना। निकले ऊष्मा प्रवाह मतलब जो हीट क्या है, नीचे से ऊपर को भाग रही है ना, उससे प्राप्त ऊर्जा से पटल विरूपण, है ना। ये जो पटल मतलब जो जमीन का रूप है ना, वो बदल जाएगा। जमीन ऐसे समतल थी, नीचे से टकराव हुआ, अब जमीन भूकंप आया, ज्वालामुखी फूटी, अब ये ऐसे हो गया। जहां मैदान था वहां पहाड़ बन गया, जहां समुद्र था, क्या कहते हैं, जहां सागर था वहां वो घट गया, है ना। और जहां सागर नहीं था वहां नया सागर बन गया। पटल का रूप बदल जाना पटल विरूपण कहलाता है।
ठीक है। भू परपाटी की मोटाई में अंतर आ जाएगा, जहां पहाड़ पहाड़ बनेगा वहां मोटाई बहुत बढ़ जाएगी, और जहां समुद्र बनेगा वहां पर भू परपाटी खत्म सी हो जाएगी, कहीं कहीं पर तो खत्म ही हो जाती है ना। तो ये सब चीजें घटित होंगी। ठीक है। चलिए, अपक्षय ये भी वही चाक वाला जो हम बताए थे वही है ना। ये बहिर्जात बल है, एक्सोजेनियस फोर्स है। अपक्षय के अंतर्गत वायुमंडलीय तत्वों की धरातल के पदार्थों पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। अपक्षय के अंदर ही अनेक प्रक्रियाएं हैं जो पृथक या सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती है ना। एक दो तरह का होता है, एक मैकेनिकल और केमिकल। केमिकल जैसे नमक वगैरह बनते हैं, है ना। और मैकेनिकल जैसे नमक वगैरह घुल जाते हैं, जैसे चाक बनती है केमिकल वेदरिंग, और चाक घुल जाना मैकेनिकल वेदरिंग, है ना। दोनों ही एक ही कार्य है जो हो रहा, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल दिया था, ये सब वही उसी गाथा गाई हुई है, बताओ, है ना। कार्बोनेटीकरण, जल योजन, ऑक्सीकरण, न्यूनीकरण, ये सब क्या है। जल योजन मतलब पानी है संपर्क में, तो उसके मिल करके कोई नया तत्व तो बन गया है ना, जैसे नमक बन गया, है ना। कार्बोनेटीकरण क्या है, कार्बोनेट आयनों का बनना, जैसे जो मरे हुए जीव जंतु हैं उनकी हड्डियां, है ना, पानी में संपर्क में आकर के वही बनाते हैं क्या, कार्बोनेट बनता है फिर, है ना। चूना पत्थर में तब्दील हो जाता है। ऑक्सीकरण क्या होता है, जैसे लोहा, लोहे जैसे मजबूत धातु केमिकल वेदरिंग का शिकार हो जाते हैं, है ना। लोहा के ऊपर लगा, है ना, थोड़ा नमी, पानी, अब क्या है, हवा में ऑक्सीजन है, पानी में भी ऑक्सीजन है ना। अब उससे क्या होगा कि वो केमिकल रिएक्शन करेगा, उसमें लग जाएगी जंग, कोरोजन, और उसके ऊपर पड़ेगी कपड़ी, लोहा की ऊपर की चमड़ी उधड़ जाएगी, फिर से लोहे के ऊपर यही होगा, फिर एक चमड़ी उधड़ जाएगी, एक दिन लोहा खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से लोहा जैसा मजबूत धातु भी, यानी एक लोहे का भी पहाड़ हो, तो केमिकल वेदरिंग प्रोसेस से, है ना, वो नष्ट हो जाएगा। ऑक्सीकरण से, न्यूनीकरण क्या है कि जो है घुल करके, जैसे चाक का टुकड़ा डाले, घुल करके पहले पतला होगा, फिर और पतला हो जाएगा, फिर और पतला होगा, खत्म हो गया। यही है, कुछ नहीं, सिंपल। ठीक है। भौतिक अपक्षय क्या है, वही फिजिकल, ये वाला जो हमने बताया, ये भौतिक अपक्षय है। ठीक है। अब जैसे कोई पहाड़ का टुकड़ा हो, इसके कुछ ना कुछ अंश नीचे गिरते रहते हैं टूट के, जैसे वृक्ष है, उसका पत्ता नीचे गिरता, कुछ दिन में सूखी हुई डाल नीचे गिरती, कोई हवा ना चले, बरसात भी ना हो, सोच लो कि एक पेड़ है, मतलब इरोजनल फैक्टर को अब इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि पढ़ रहे हैं अपक्षय, तो अपक्षय की भी ताकत देख लो, है ना। एक एक जो है पेड़ है, इसमें पत्तियां हैं, डाल है ना। कोई ऐसी जगह है जहां हवा भी नहीं चलती, हिमानी भी नहीं, बारिश भी नहीं होती, हालांकि ऐसे में तो पेड़ हो नहीं सकता, लेकिन कल्पना करो, है ना, कल्पना से तो कुछ भी कर सकते हो। कल्पना करो कि ये पेड़ ऐसी जगह है जहां कोई इरोजनल फैक्टर है ही नहीं, है ना, और तब भी ये पेड़ समाप्त हो जाएगा, समय लंबा हो जाएगा, लेकिन तब भी ये पेड़ समाप्त हो जाएगा। कैसे, इसकी पत्तियां जमीन पे आ गिरेंगी धीरे धीरे करके, है ना, इसकी सूखी हुई डाल अपने आप टूट करके नीचे आ जाएगी। क्यों, क्यों होगा ऐसा, काय लिए भाई, इसमें तो कोई केमिकल नहीं इन्वॉल्व, बारिश भी नहीं हुई थी, हवा भी नहीं चल रही,
भौतिक अपच्छ, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस। यहां पर ग्रेविटी काम कर रही है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, है ना, ये क्षरण का कारण होता है। जैविक कार्य एवं अपक्षय, वही बात वहां विस्तार से, जैविक कार्य एवं अपक्षय, बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड वेदरिंग। बढ़िया चीज। बायोलॉजिकल एक्टिविटी से भी वेदरिंग होती है ना। जैविक अपक्षय जिसे कहा जाता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग, बढ़िया चीज है, इसको समझ लो। जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय, है ना। अब इसी लाइन को पकड़ो बस, बाकी सब इनके तराने पढ़ लेना। मेन लाइन पहली है, इसी से मैं पूरा बात समझा दूंगा। ठीक है। जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय, आते। एक चट्टानी टुकड़ा इमेजिन कीजिए, जो जमीन पर पड़ा हुआ है। इसमें एक छोटा दरार जो समय के साथ पनपी, सिकुड़न के कारण पत्थर जो होते हैं जल्दी सिकुड़ते भी हैं और फैलते भी हैं, गर्मी से फैलेंगे सिकुड़न, दरार जो भी बताया। इसमें कहीं से आके, ये तो था क्या कहते हैं, जल योजन या वो अलग वेदरिंग, है ना। हम तो पढ़ाने चल रहे हैं अब जैविक अपच। एक चिड़िया आई, यहीं पर फल खाई, फ्रूट लेके आई। काय का, काय का लेके आई, नम्रता तुम बताओ, चिड़िया यहाँ कौन सा फल लेके आई? बताओ। चलो अमरूद लेके आई, बरगद का, चलो लेके आई, चलो बरगद लाते, है ना। सोचे तो बड़ा सोचे, छोटा काय को सोचे, है ना। मटर का दाना लाई चिड़िया, है ना। बरगद का दाना लाई चिड़िया, बरगद खाते नहीं छोटे छोटे फ्रूट, बरगद का लेके आई, बरगद का दाना लाई चिड़िया। ये कौवा ही होगा, है ना। ये कौवा इसका फेवरेट है ये सब। अब इसको यही कुतर कुतर के खाई, दाने छिट गए, पानी आया दाने बहे, हवा से दाने बहे, इसी क्रैक में एक सिंगल दाना छोटा सा जाके अंदर पड़ गया। बारिश का पानी आया और नीचे उसको मिट्टी मिली, क्योंकि इस क्रैक में पानी के बहने के कारण मिट्टी भी जाती रही है, तो उसको पर्याप्त मिट्टी मिल गई और उसको पानी मिल गया, सूर्य की धूप मिल गई। अब क्या है, कुछ समय के बाद इसमें से एक बीज से पौधा हुआ। अपने अगल बगल देखेगा, है ना। देखो हाय राम, हम तो चट्टान पे उगे हैं, और ऐसे चट्टान पे उगा हुआ पौधा देखना, है ना। तो याद रखना इस बात को कि जिसमें उठने का दम है वो पर्वतों का सीना चीर करके उठेगा। ठीक है, पर्वतों का सीना फाड़ करके उठेगा।
और आप ऐसे पत्थर को देखो, पत्थर पे उगे हुए ऐसे पौधों को देखो तो नमस्ते करो, उनसे सीख लो, है ना। संघर्ष सीखो, स्ट्रेंथ देखो, है ना। एक छोटा सा मासूम दाना, है ना, बाट लगा देगा ये विशाल पत्थर की। कैसे, है ना। अब ये कुछ नहीं अपना काम कर रहा, इसका उद्देश्य पहाड़ को चकनाचूर करने का नहीं है ना। इसको बस अपना विकास करने का मन। जब तुम विकास करोगे तुम्हारे रिश्तेदारों का जो घमंड है अपने आप चकनाचूर होने लगेगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो आधे रिश्तेदार तो वहीं पर अधमरे पहले ही हो जाएंगे। जब प्री निकलेगा 30-40% वहीं मर जाएंगे, है ना। और जब तुम्हारा मेंस निकल जाएगा आधे मर जाएंगे, है ना। और जो पूरा ही निकाल लोगे तो उनका अभिमान पूरा ही मर जाएगा। फिर तुम्हारे सामने ही करते हमारे तो रिश्तेदार हैं वो फलाना डीएम, अरे हमारी मौसी चाचा की उनकी वहां तक के रिश्तेदार तुम्हारा नाम गाएंगे, पहले सब मनाएंगे, हमारा बेटुआ किसी काबिल नहीं, इनका बिटिया ना हुए। हाँ हम पी निकाल और अपने बच्चों को कूटेंगे भी, है ना। और मेरे वो देखो कहा बन गया डीएम बन रहा, ठीक है। तो वो अपना काम कर रहा है, तुम मरो कूटो उसे मतलब नहीं है ना। तुम जल रहे हो प्रेम कर रहे हो उसको मतलब, वो बस अपना ग्रो कर रहा है, वो अपना पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, वो अपना ग्रोथ कर रहा है। अब ये जैसे जैसे मोटा होता जाएगा, है ना, इसमें और दरारें पैदा होंगी, क्योंकि उसकी जड़ नीचे अब पहुंच चुकी, है ना। उसकी जड़ें नीचे से लेकर ऊपर तक तनाव देंगी, स्ट्रेस देंगी, जगह जगह इसमें क्रैक पड़े, है ना, जगह जगह इसमें क्रैक पड़ेंगे। और ये महान वृक्ष इस पर्वत को धूल मिट्टी में मिला देंगे, छोटे छोटे टुकड़े बरगद के नीचे आपको दिखाई देंगे। कभी किसी बरगद के पेड़ के नीचे जो पर्वतों का सीना फाड़ करके उगा है ना, देखोगे तो तुमको उसके जड़ों के पास, है ना, ऐसे पत्थर दिखेंगे, है ना, पड़े हुए, फूटे हुए पत्थर, टूटे हुए पत्थर। ये दिखाता है ना, द स्ट्रेंथ, है ना, बायोलॉजिकल वेदरिंग। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। पर्वतों का सीना फाड़ करके उगने का सामर्थ्य, है ना, बरगद और पीपल जैसे वृक्षों में होता है, ठीक है, जो लंबे समय तक टिकते हैं और न जाने कितने पशु पक्षियों को 1000-10,000 वर्षों तक आश्रय और न जाने कितना ऑक्सीजन देते हैं, है ना। बाकी मटर का दाना लाई चिड़िया, मटर का जीवन कितना है ना, कुछ महीने तक, है ना। तो तुम्हें मटर का पौधा नहीं बनना, तुम्हें बरगद का पेड़ बनना है। और बरगद का पेड़ बनना एक दिन में नहीं होता है ना। मटर का पौधा जल्दी तैयार हो जाता है, फिर काट लिया जाता। बरगद बनने के लिए पहले तुम्हें अपनी जड़ें गहरी करनी होंगी। ये पौधा पहले नीचे को बढ़ा था, अपनी जड़ें फैलाया था, है ना। और तब, है ना, तब ये ऊपर उठना शुरू किया था जब इसकी जड़ें गहरी हो गई। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, धीरे धीरे पढ़ो, बहुत स्लो, जितना स्लो समझ सके। अपना के गए तो खत्म, मटर पौधा बन जाओगे, है ना। पहले बेसिक अच्छे से आत्मसात करो, अपनी जड़ें गहरी करो, तब बनोगे बरगद के पेड़। चाइना में एक बांस की पूजा होती, उसको बोनसाई के तौर पर उसको फेंग शुई में भी इस्तेमाल करते हैं। तुम लोग देखे होंगे एक छोटा सा पौधा लोग ऐसे कांच के उसमें रखते हैं सजावट में, और उसको शुभ मानते हैं क्योंकि वो एक प्रेरणा का स्रोत होता है। और कुछ वास्तु वास्तु में से करते हैं। अक्सर कभी आप किसी घरों में
गए हो देखो तो वो कहते हैं बौना पौधा, कि बढ़वे नहीं करेगा, ये ऐसे रहेगा। हाँ, इसके अंदर एक खासियत है कि ये अंदर, घर के अंदर भी इसको धूप वूप नहीं चाहिए होती है ज्यादा, है ना। ये अपना बेचारा उगा रहता है, इससे हरा भरा रहता है। उसकी इंटरनल क्वालिटी जो असली है कोई जानता ही नहीं। कितने लोग ये वाला देखे हैं, ऐसे बांस, छोटा सा बांस जैसे कि बौना बांस कहते हैं, कहते हैं ये तो बढ़ता ही नहीं है। ऐसे होता है छोटा छोटा, लोग घरों में होता है। फेंग शुई में इस्तेमाल करते लोग, खरीद खरीद करके रखते रहते, इसकी असली शक्ति की पहचान नहीं किसी की, इसीलिए उसमें रखते हैं छोटे से पत्थर। कारण क्या है? ये अगर इसको, इस बांस को बो दो, है ना, ये वो कह दो उगे कहीं, तो ये ऐसे ही रहता है कब तक? ये तुम्हारे इसमें भी ऐसे ही रहेगा, है ना। 10 15 साल 20 साल ये बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं बौना है ना। ये बढ़ भी नहीं करता, क्योंकि तुमने उसकी जड़ों को गहरा होने की जगह नहीं दी। कभी कभी ऐसे ही माहौल कारण हम अपनी जड़ें फैला ही नहीं पाते, नीचे जगह ही नहीं है ना। तो ये पौधा जो बांस का है, ये इतना बड़ा सा रहेगा, एक छोटा सा मासूम सा। 2 साल हो जाएगा इतना ही रहेगा, 10 साल हो जाएगा इतना ही रहेगा, 15 साल हो जाएगा इतना ही रहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा बस इतना हो जाएगा। लोग कहेंगे 15 साल हो गया, इसका विकास ही नहीं हो रहा, बावना कहीं का बांस का पेड़। 30 साल हो गया इतना ही है ना। 40 साल हो जाता है इतना ही रहता है। अगर तुम इसको रखे रहोगे ना, 30 40 साल तक इतना ही रहेगा। अगर इस बर्तन में रखोगे तो इसमें तो ये इतना ही रहेगा हमेशा, है ना। 50 साल का हो जाएगा तो ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, लेकिन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं, बस 1 2 3 फुट का, बस 2 3 फुट इतना ही रहेगा। फिर 52वां साल लाएगा, 52 ईयर्स। अब दुनिया देखेगी इस बांस की असली ताकत। ये बांस क्या कर रहा था? क्योंकि ये बांस उस जगह पर था जहां मरुस्थल है। ये बांस वहां पर था जहां पर अगर ये बढ़ना शुरू करता तो सूख जाता, क्योंकि मिट्टी में पानी ही नहीं था। इस बात से भी सीखने की जरूरत है कि जिसको खड़ा होना है ना, जिसको बढ़ना है, वो हर स्थिति में भी बढ़ जाएगा। इसकी वजह नहीं होंगे वहां। हालात को समझ करके उसने अपनी जड़ें गहरी की, है ना। ये 52 साल तक कर क्या रहा था? दुनिया को लगा कि ये कुछ नहीं कर रहा था, ये बौना था, इससे कुछ नहीं हो सकता, इसका विकास ही नहीं हो सकता, है ना। लेकिन ये तो भाई बंजर में वहां विकास करता, तो इसको एक्स्ट्रा पानी चाहिए होता, एक्स्ट्रा पानी वहां था ही नहीं, तो क्या करता, ये सूख जाता। उतना भार संभाल नहीं पाता, पत्तियां सूख जाती, मर जाता ये, है ना। तो ये क्या कर रहा था? ये ऊपर को नहीं बढ़ रहा था, ये अपनी जड़ें पाताल में भेज रहा। ये 52 साल लगा दिए, है ना। 50 साल 52 साल लगा दिए, अपनी जड़ें नीचे की ओर बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। जब इसको भूगर्भीय जल का पर्याप्त स्रोत इसकी जड़ से टकराया, तब इसने कहा अब दुनिया देखो मैं कौन हूं, है ना। अब मुझे कोई सुखा नहीं सकता। धरती का अगाध जल मेरी जड़ों में भरा हुआ। फिर जानते हो क्या होता है? 92वें साल के बाद दूसरे दिन ये पौधा 4 फुट और बड़ा हो जाता, तीसरे दिन ये 12 फुट का हो जाता, ठीक है, चौथे दिन ये, है ना, 24 फुट तक बड़ा होगा। मतलब इसकी रफ्तार बढ़ने की, दिन दूना रात चौगुनी होती है। और ये चाइना में सबसे ऊंचे वृक्षों में गिना जाता, और मजबूत, बड़ा, मोटा सा, विशाल।
बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला। फिर ये अपनी कोठियां बसा लेता, बड़ी बड़ी कोठी, इसकी सल्तनत, है ना। और ये अगर वहीं पर पानी का स्रोत बिना मिले हुए, बिना गहरी जड़ हुए ऊपर उठने की कोशिश करता तो ये सूख जाता। हाँ, इसको जल्दी पानी का स्रोत मिल जाता तो वहीं उठना शुरू कर देता, वहीं उगना शुरू कर देता। और उसको इतनी समझ है कि मुझे जितना बड़ा होना है तो उसके लिए कितना पानी। इसको तुम इसमें डालोगे तो नाप लेगा, इसका जो इंट्यूशन है जान जाएगा कि इस मटके में जितना पानी है मुझे कितना बड़ा कर सकता। ये जो तुमको रहस्य मैंने बताया, ये तुमको जल्दी कहीं मिलेगा नहीं, जिसको तुम बौना समझते हो। और लेकिन फिर सोचो, प्रतीक के तौर पर इसको लोग घरों में क्यों रखते हैं? उनको लगता है हमारे अंदर शुभ हो जाएगा। अरे नहीं, उसका मर्म समझो, उसका मैसेज समझो। अब किसी के घरों में तुम्हें जा जिसके घर में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, डीएम ऑफिस में, तो लोग कहते हैं शुभ होता है, अच्छा होता है। अरे काहे लिए होता है, उसकी बात समझो, उस गहराई को छुओ। जब ये सब चीजें होती है, प्रतीक होती हैं, है ना, प्रतीक होती हैं, प्रतीकात्मक होती हैं। कभी किसी को छोटा बड़ा ना समझो, बौरा ना समझो। इसकी इसको माहौल मिल गया कि ये दिखाएगा अपनी ताकत, है ना। मरुस्थल को भी हरा भरा करने का सामर्थ्य इसमें है ना। ये है वो बोनसाई बांस, जिसकी लंबाई आसमान छूती, है ना। तो चलिए आ जाते हैं, लगभग टॉपिक खत्म है। विशेष प्रभाव, ये सब पढ़ लेंगे महत्व। भूस्खलन अभी हम शुरुआत में ही बता दिए थे, है ना। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी और अर्थ की रोटेशन ऑफ अर्थ, अवलांचे, या फिर ज्वालामुखी फटने के कारण ऊपर की चट्टान स्खलित होकर के नीचे धंस जाती, है ना। अपर्दन निक्षेपण शुरू में ही बता दिए थे, इसमें बाद में बताया हुआ, जो बताए थे वही चीज। क्वेश्चन इसमें घटिया स्तर के होंगे, हम तुम टेस्ट में देंगे। हाँ, टाइम टेकिंग होता है, टाइम लगता है इन सब घटनाओं घटित होने में, है ना। ये किसी स्तर पे ठीक है, और टेस्ट लेंगे तो उसमें समझ में आएगा। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल। देखो आज मैम के यहाँ इंटरनेट फेलियर था, कल उनकी क्लास होगी, अगर नहीं होगी तो हम ही लेंगे। ठीक है, मिलते हैं। और अभी जो काम बताया मैंने, एक तो इस बांस की फोटो भेजो, दूसरा दो तीन चीज बताई, और वो पहाड़ के टुकड़े जो पड़े रहते हैं उसको भेजो। और तीसरी चीज, जब कहीं तुम्हें बरगद का पेड़ या कोई चट्टान पे उग रहा पौधा दिखे तो उसे नमस्ते करना, गुरु जी ने सिखाया था। इन्हें, ये सब क्या है, ये तुम्हें प्रेरणा देंगी, ये तुम्हारे मन को मजबूती देंगी। और क्या बताया मैंने, बरगद के पेड़ के अगल बगल तुम्हें चट्टान टुकड़े दिखाई दें तो याद करें जो बात बताई गई। ठीक है बच्चों, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।